Morning, everyone. Which of this, which of the following statement, is not correct in the relation of cash discount? तो करेक्ट नहीं है कौन सा स्टेटमेंट? कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड एट रेट हायर देन द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट. ये ऑप्शन गलत है, इज़ नॉट करेक्ट. कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस मेड बाय द पर्सन who receives cash to the payers for the prompt payment. तो कैश डिस्काउंट एक प्रकार का ऐसा डिस्काउंट है, अलाउंस है, जो कि उस पर्सन को दिया जाता है, उसके द्वारा रिसीव किया जाता है. टू द पेयर्स को दिया जाता है फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, तुरंत ही पेमेंट किया जाता है इसका. और कैश डिस्काउंट उस व्यक्ति को दिया जाता है. जैसे कि कस्टमर is supposed to be a customer and cash discount is an allowance made by the person who receives cash. तो हम कहीं भी कुछ ख़रीदने आते हैं तो हमें कुछ कैश डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो प्रॉम्प्ट पेमेंट किया जाता है, तुरंत ही उसका पेमेंट हमें कर दिया जाता है. कैश डिस्काउंट इज़ एन अलाउंस इन एडिशन टू ट्रेड डिस्काउंट. तो कैश डिस्काउंट एक अलाउंस है इन एडिशन टू एन ट्रेड डिस्काउंट. तो ट्रेड डिस्काउंट में भी कैश डिस्काउंट दिया जाता है. कैश डिस्काउंट इज एन अलाउंस इन एडिशन टू द ट्रेड डिस्काउंट. मतलब कि व्यापार में जो हमें तुरंत प्रॉम्प्ट और डिस्काउंट दिया जाता है वो आपका हो गया कैश डिस्काउंट. और ये प्रॉम्प्ट वे में पे किया जाता है टू द पेयर्स. जिसने भी कुछ खरीद फरोख्त की हो या ख़रीदारी की हो उसी पेमेंट किया जाता है. डिस्काउंट्स की मैनी टाइम्स तो डिस्काउंट खुद ब खुद दिया जाता है. कई बार कस्टमर आस्क करते हैं डिस्काउंट के लिए तो डिस्काउंट दिया जाता है. एंड ऑलरेडी 5 to 10% डिस्काउंट्स रखते हैं जो बड़े शॉप वाले हैं, वो रखते हैं टू ल्यूक्रेट कस्टमर टुवर्ड्स देयर शॉप बिजनेस एंड वट एवर द attire and material they are having actually for making their sale more lucrative, more attractive towards their customer actually. Fine. Cash discount is recorded in account books. तो कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है अकाउंट बुक्स में. तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लास्ट वाला ऑप्शन गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट के रिलेशन में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? कैश डिस्काउंट इज ऑलवेज अलाउड एट रेट हायर देन द रेट ऑफ द ट्रेड डिस्काउंट. द क्वालिटी ऑफ फिक्स्ड एसेट इज सेड टू हैव इंक्रीज व्हेन एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन. या 1 2 3 4 सभी ऑप्शन सही हैं. The quality of the fixed asset is said to have an increase when expenditure result in increase in probable useful life to the fixed asset. तो एक ऐसी संभाव्यता है लाइफ जिसके बारे में आपने कल्पना की है, परिधारणा की है. इंक्रीज इन प्रोबेबल यूज़फुल लाइफ, जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है, संभावनाएं. तो यूज़फुल लाइफ ऑफ एन फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट को लेकर एक यूज़फुल लाइफ के बारे में सोचना. इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूज़फुल लाइफ ऑफ एन फिक्स्ड एसेट. तो जनरली लोग क्या करते हैं, कोई एसेट फिक्स करते हैं और एक अच्छी लाइफ के बारे में एज्यूम करते हैं. प्रोबेबिलिटी उसकी होती है, संभावनाएं होती हैं, परिकल्पनाएं होती हैं. ऐसी अवधारणा मानकर वह अपने दिमाग मन मस्तिष्क में रख लेते हैं कि एक फ़िक्स एसेट हमें एक अच्छी लाइफ दे सकता है. तो इसलिए ज़्यादातर देखा होगा आप लोगों ने कि लोग पैसा बचाने में, जमा करने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं. और जैसे ही उनके पास थोड़ा सा भी पैसा होता है तुरंत ही वो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन्हें ये फिक्स एसेट लगते हैं. क्योंकि इन्हें लगता है कि बस अब लाइफ फिक्स हो गई है, परमानेंट सेटलमेंट हो गया है. मतलब ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी. तो इस तरह का कुछ सेटलमेंट. आई होप आपको समझ में आ रहा हो. जैसे कि एक प्लॉट ख़रीद लिया बड़ा सा, अब सोचा कि यार इसमें कुछ कर लेंगे, स्कूल कॉलेज खोल लेंगे, कुछ बड़ा बिज़नेस सेटअप डालेंगे या कोई होटल खोल लेंगे, टूरिस्ट आएंगे. तो इस तरह का बड़ा सा प्लॉट लेकर छोड़ दिया.
तो इस तरह सोचा कि फ़िक्स एसेट, ऐसी फ़िक्स एसेट बनाई कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, पूरा लाइफ टर्म इंश्योरेंस की तरह। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इंक्रीज़ व्हेन एक्सपेंडिचर रिजल्टेंट द क्वालिटी ऑफ फिक्स एसेट। क्वालिटी फिक्स एसेट में क्या क्या होती है? तो पहले तो क्वालिटी हम समझ गए हैं कि फ़िक्स एसेट यूज़फुल होता है और प्रोबेबिलिटी बताता है, हमें संभावना देता है, एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पनाएं देता है और अवधारणाएं हमारे मन में बनने लगती हैं उसकी। इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ फिक्स एसेट, ये कैपेसिटी बढ़ाता है फिक्स एसेट की। इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ अ फिक्स एसेट, ये एफिशिएंसी बढ़ाता है फिक्स एसेट की। इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ एन आउटपुट बियॉन्ड दैट ओरिजिनली एंटिसिपेटेड, तो जैसा कि एंटिसिपेट नहीं भी किया गया है उसकी ओरिजिनलिटी को बनाए रखते हुए उसकी क्वांटिटी, न सिर्फ क्वालिटी बल्कि क्वांटिटी को भी आउटपुट को ब्रिंग करता है, आउटपुट लाता है, और विद ओरिजिनली एंटिसिपेटेड, जो कि ओरिजिनली एंटिसिपेटेड। अब देखिए आप जैसे राम मंदिर ही देख रहे हैं, तो हो क्या रहा है, देखिए कितनी तेज़ी से रेट बढ़ रहे हैं। क्या किया ट्रस्ट वालों ने, 2 करोड़ की ज़मीन उन्होंने खरीदी और 18 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को ही बेच डाली। तो अब इस तरह से ये घपला घोटाला जो हो रहा है, तो मैं इसलिए एग्जांपल बता रही हूँ आप, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि फ़िक्स एसेट क्या है। अब ये 2 करोड़ की ज़मीन 10 से 11 महीने में 18 करोड़ की हो गई। अब आप समझ रहे हैं कि क्या घोटाला चल रहा है। 2 करोड़ की ज़मीन हो गई 18 करोड़ की, मतलब 16 करोड़ का फ़ायदा। अब ये 16 करोड़ गए कहाँ, ये मैटर है इन्वेस्टिगेशन का कि आखिर कौन ऐसे लोग मिले हुए हैं जिन 8 लोगों को पकड़ा गया है। सिर्फ 8 लोग पकड़े गए हैं अयोध्या राम मंदिर में, ये जो पैसे का हेर फेर करते हुए, पैसे का इधर उधर करते हुए। लेकिन जो बड़ी मछलियाँ जो भी पकड़ी जानी हैं, जो इस तरह के घपले घोटाले कर रहे हैं, 2 करोड़ से 18 करोड़ बना रहे हैं, 2 करोड़ की ज़मीन खरीद कर, और वो 2 करोड़ भी मोस्ट प्रोबेबली उसी मंदिर के हेर फेर वाले पैसे से ही आए होंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 2 करोड़ की ज़मीन खरीदी पैसे चोरी करके, उसके बाद वो ज़मीन 10 महीने के अंदर 18 करोड़ की हो जा रही है और ट्रस्ट को ही वही ज़मीन बेच दी जा रही है। अब देखिए आप रेट ज़मीन की कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। ये है आपकी फ़िक्स एसेट जो 2 करोड़ से 16 करोड़ बढ़ गई है, मतलब 16 करोड़ का फ़ायदा सिर्फ 10 महीने के अंदर। ये है फ़िक्स एसेट के फ़ायदे, ये होता है ज़मीन खरीदने का फ़ायदा। लेकिन क्योंकि अब ये लोग घपला घोटाला कर रहे हैं, तो अब ये पकड़े तो जाएंगे। अभी 8 छोटी मछलियाँ पकड़ी गई, अब कुछ दिन बाद बड़ी मछलियाँ भी पकड़ी जाएंगी, उनकी बारी आएगी। तो चलिए खैर, ये सब तो चलता रहता है, राजनीति है। आगे देखते हैं। Which principle has important bearing on the capital revenue classification? Principle materiality, yeah. Which principle has important bearing on capital revenue classification? तो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी। अब ये मटेरियलिस्टिक, अब ये मटेरियल्स को लेके क्या प्रिंसिपल हैं? प्रिंसिपल मीन्स होता है रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स। तो ये मटेरियल एरा को लेकर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स बने हैं, मतलब जो जितनी भी मटेरियलिस्टिक वर्ड की सामान है, सामग्री है, जितनी भी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, इनको लेकर क्या क्लासिफिकेशन बना हुआ, क्या कैपिटल रेवेन्यू का क्लासिफिकेशन है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है कैपिटल रेवेन्यू, इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लिए जाते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओवरऑल एक्सपेंसेस चेक करते हैं, सेकेंड हैंड मशीन भी अगर ख़रीदी गई है, और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना रेवेन्यू है, कितना एक्सपेंड हो रहा है, कितना एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर माने होता है व्यय, खर्चे। तो कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, इन सब पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। अब ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है? ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये बात गलत है कि जो सेकेंड हैंड मशीनरी ख़रीदी गई है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब कि रेवेन्यू व्यय है, मतलब पैसे की बर्बादी है।
overall expenditure of an expensive or second-hand machinery. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. लीगल फी to acquire property is capital expenditure. Expenses in connection with obtaining a license for running a cinema, capital expenditure. Capital expenditure है. Amount spent for the construction of a temporary hunts and which were necessary. Yeah. That is for the today. Thank you.